साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। महाराष्ट्र की सियासत में आज जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में आप आश्चर्य से भर जाएंगे। 19 अप्रैल को मैंने ये जो वीडियो दिखाया था उसमें सारी बातें कही थी, जो कुछ भी कहा था वो आज सच साबित हो रही हैं, एक एक घटनाएं। और आप जानते हैं कि मैं मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ही एनालिसिस करता हूं और वो सारी चीज़ें, वो सारे तथ्य आज सही साबित हो रहे हैं। अब मैं आपको नए संदर्भ में जब चीज़ों को दिखाऊंगा तो एकदम से एक नई परिस्थिति आपके सामने खड़ी हो जाएगी। और यकीन मानिए, आज जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं वो किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया नहीं उस तरीके से, और किसी भी सोशल मीडिया में भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। क्या है वो पॉइंट्स आप समझिए। अजीत पवार की बगावत में शरद पवार का हाथ है। कुछ लोगों ने तो कहा, कई मीडिया संस्थानों ने भी कहा, मैं पहले भी आपको ये सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ, लेकिन शरद पवार ने हो सकता है ये बगावत दो वजहों से कराई। कहीं पवार परिवार का हश्र भी लालू यादव के परिवार जैसा ना हो जाए। आप समझ लीजिए, लालू यादव सजा याफ्ता दोषी हैं, बाकी परिवार के सदस्यों पर भी कई आरोप हैं। वो चाहते होंगे कि यार बचना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। या फिर दूसरा, बागी तेवर अपनाने वाले अजीत पवार की क्रेडिबिलिटी को हमेशा के लिए खत्म कर देना। ये एकदम नई बात आपको बता रहा हूँ, और मैं अपने जो वीडियो आगे चीज़ों को दिखा करके आपको बताऊंगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। और एक पॉइंट है, शरद पवार ने खुद से चुना है जीवन के सबसे बड़े सियासी संकट का वो सामना करेंगे। खुद चुना है। कई लोग होते हैं, और शरद पवार तो राजनीति के माहिर खिलाड़ी है ना, धुरंधर खिलाड़ी है। वो इस उम्र में भी ये संभव है कि उन्होंने ये खुद चुना हो कि मैं सबसे बड़े सियासी संकट का सामना करूंगा। क्यों करूंगा ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन शरद पवार की दोस्तों, अगर असली कहानी को समझना हो तो देवेंद्र फडणवीस के बयान को सुनना पड़ेगा। और एक बात याद रखिए, जब मैं अभी ये बयान सुना रहा हूँ तो देवेंद्र फडणवीस इस देश के सबसे चमत्कृत करने वाले नेताओं में से एक हैं। अगर भाजपा में ही मैं बात करूँ ना, तो पीएम मोदी, अमित शाह, या इधर आप योगी आदित्यनाथ, या कुछ ऐसे 4-5 नेताओं को छोड़ दीजिए, तो देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे बढ़ने वाले नेताओं में है। इनका भविष्य बहुत उज्जवल है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि उनको साइडलाइन कर दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो शरद पवार को भी अपना चमत्कार दिखा चुके हैं। तो शरद पवार की कहानी को समझाने के लिए पहले उनका एक बयान सुनना ज़रूरी है। सुन लीजिए। शरद पवार जी की मिस्ट्री को समझना है तो उनकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, तभी आप उनकी मिस्ट्री को समझ सकते हैं। समझ गए ना, इनकी मिस्ट्री को समझना है तो हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अब ज़रा सोचिए दोस्तों, किसी के परिवार में बगावत हो जाए, उसकी पार्टी कोई छीन कर ले जाए, पूरी की पूरी पार्टी ही, जो अब तक की विरासत है, कोई सब कुछ छीन कर ले जाए, तो उसके चेहरे का हाव भाव कैसा होगा? कोई इसमें रॉकेट साइंस है क्या? वो आदमी किस तरीके से बात करेगा? आप उद्धव ठाकरे को याद कीजिए, संजय राउत को याद कीजिए। लेकिन शरद पवार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो वो तो मुस्कुरा रहे थे, ठहाके लगा रहे थे। आप देखिए ना, और उनका जवाब इतना जबरदस्त था, कहीं ये दिख नहीं रहा था कि कोई बहुत बड़ा दुख हुआ है। वो जवाब भी ऐसे दे रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग ठहाके लगा रहे थे। आप ये भी देख लीजिए। यानी क्या इसको देखकर पता चलता है कि शरद पवार की पूरी पार्टी, पूरी राजनीतिक विरासत को उनका भतीजा ले उड़ा है, हड़प ले गया है, पूरी रोटी तवा सब कुछ। मैंने आज सुबह भी आपको दिखाया। अब आइए उनकी बेटी सुप्रिया सुले, जो पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष भी है, वो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो भी मुस्कुराती हुई नजर आई। एक झलकी देख लीजिए। I have no privy to any such information. पत्र लिखेंगे क्या डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के? और इसके बाद जानते हैं, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की तो वही भाई बहन वाली कहानी बयान कर रहे थे। अब अगर भाई बहन की कहानी बयान करनी हो तो घर में तो आप है ही, कौन आपको कर रहा है? लेकिन ये तो परिवार की कहानी नहीं है ना दोस्तों। इससे महाराष्ट्र की सियासत तय होती है।
यानी इतना छोटा मामला नहीं है जैसा ये बता रहे हैं। हालांकि सुप्रिया सुले ने इस दौरान इशारों ही इशारों में एक बड़ी बात जरूर कह दी और वो एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनाता हूं, सुन लीजिए। कौन क्या करेगा वो आगे देखेंगे। अब मैं अपनी कहानी को आगे ले जाऊं उससे पहले शरद पवार के कुछ डबल गेम को समझना जरूरी है और आंकड़ों में मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए इसे समझने का प्रयास कीजिए। जो शरद पवार कभी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ के पुल बांध देते हैं, वही शरद पवार उसी प्रधानमंत्री मोदी को घातक बताने लगते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड है। जो शरद पवार फडणवीस को चमत्कारिक पुरुष बताते हैं, वही शरद पवार उसे असभ्य बताने लगते हैं। ये भी आप समझ लीजिए। जो शरद पवार राहुल को मोदी का सबसे बड़ा विकल्प बताते हैं, वही शरद पवार अचानक से राहुल गांधी पर हमला करने लगते हैं। ये भी आप देख लीजिए। जिस शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पार्टी को तोड़ दिया, सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया, वही शरद पवार अचानक से सोनिया गांधी परिवार के लिए रक्षा कवच बन जाते हैं। आप देख लीजिए, प्रवक्ता बनकर के बताते हैं। जो शरद पवार उद्धव ठाकरे की तारीफ करते हैं, ये भी आप देख चुके हैं, वही शरद पवार अचानक से उसी उद्धव ठाकरे के लिए हमलावर हो जाते हैं। यानी ये है दोस्तों शरद पवार की राजनीति का ऐसा मॉडल जो कोई नहीं समझ पाए। ये पवार मॉडल है ये राजनीति का, इसको समझना आसान नहीं है। ये बड़ा विचित्र है। वैसे तो राजनीति क्या ना कराए, राजनीति का खेल भी निराला होता है, लेकिन शरद पवार की राजनीति का खेल तो और भी निराला है। अब मैं आपको असल रिपोर्ट दिखाता हूँ और तारीख के साथ आप देखिएगा, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये 18 अप्रैल की रिपोर्ट है फ्री प्रेस जनरल की और इसमें साफ लिखा है दोस्तों कि एनसीपी के 40 विधायकों ने अजीत पवार को हस्ताक्षर करके दे दिया है कि 40 विधायक पार्टी तोड़ने की फिराक में है और वो भाजपा से मिल जाना चाहते हैं। ये 18 अप्रैल की रिपोर्ट है, कई महीने पहले की। अब ये खबर सुर्खियां क्यों बनी, ये भी समझना जरूरी है। दरअसल बीच में अजीत पवार अनरीचेबल हो गए और बाद में कहने लगे कि बीमार थे, स्वस्थ नहीं थे, इसलिए नहीं हो रहा था। लेकिन भैया ऐसा तो है नहीं, फ़ोन तो सबके पास होता है, आपसे कोई भी बातचीत कर सकता है। यानी कहीं ना कहीं खिचड़ी जरूर पक रही थी। और ये जो खबर दिखा रहा हूं ना, ये 9 अप्रैल की खबर है। अब इस मामले में जब शरद पवार से बातचीत हुई तो पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन कुछ दिन पहले शरद पवार ने इस सवाल के जवाब में कहा था कि ऐसा करना राजनीतिक आत्महत्या होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि शरद पवार लगातार अपना राजनीतिक स्टैंड है वो बदल रहे थे। और 17 अप्रैल की आपको खबर दिखा रहा हूं, इसके मुताबिक शरद पवार ने कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे से मुलाकात में कहा था कि उनकी पार्टी के कुछ विधायक और नेता पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं। ये शरद पवार ही कह रहे हैं दोस्तों। और उसी मीटिंग के बारे में संजय राउत ने, जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मीटिंग हुई थी दोस्तों, ये भी बताया कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से कहा है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं महाविकास अघाड़ी के साथ रहूँगा। है ना मज़ेदार चीज़? आप सोचिए, सब कुछ शरद पवार ही कह रहे हैं। और अब मैं आपको 17 अप्रैल की खबर दिखाता हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर अजीत पवार भाजपा के साथ हाथ मिलाते हैं तो एनसीपी के अधिकतर विधायक भाजपा के साथ चले जाएंगे। यानी पूरी पटकथा तैयार हो गई थी। वो कितनी पुरानी खबर है, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। यानी शरद पवार को दोस्तों सब कुछ पता था। ये पता था कि महाराष्ट्र में एनसीपी में क्या हो रहा है, लेकिन इसके बाद भी, बड़े ध्यान से सुनिए, इसके बाद भी बगावत हो नहीं पा रही। विधायक भी जाने को तैयार, हस्ताक्षर भी हो गया,
ये अनरीचेबल भी हो गए, लेकिन बगावत हो ही नहीं रही है। अब शरद पवार जी क्या करें, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने अपने भतीजे को साइडलाइन कर दिया और अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया कि भैया कुछ तो करो, हम इतना सारा कुछ कर रहे हैं। और शरद पवार को ये पता है जबकि कि अजीत पवार के साथ ही अधिकतर विधायक साथ मौजूद है, यानी कुछ ना कुछ तो हो रहा था। अब आपको मैं दोस्तों सभी सवालों के जवाब एक एक करके दे देता हूं। सवाल नंबर 1, आखिर शरद पवार ने बगावत क्यों कराई? अब इस सवाल का जवाब आपको मेरी इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। शरद पवार के सबसे करीबी नेताओं में से एक छगन भुजबल ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने साफ साफ बताया कि शरद पवार ने ही उनसे कहा। छगन भुजबल उनके सबसे करीबी नेताओं में हैं। कोई यकीन नहीं कर सकता कि उनको ही छोड़ के अजीत पवार के पास चले जाएंगे, कोई यकीन नहीं कर सकता। तो छगन भुजबल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शरद पवार ने उनको कहा है कि विपक्षी गठबंधन चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन 2024 में आएंगे तो मोदी ही। तो ये असल सवाल है। अब अगले सवाल पर आइए, इस बगावत से शरद पवार को क्या फायदा? अब इसका जवाब 2 तरीके से है। कहीं पवार परिवार का हश्र लालू यादव के परिवार की तरह ना हो जाए, या बागी तेवर अपनाने वाले अजीत पवार की क्रेडिबिलिटी खत्म करना। अब आपको दोस्तों ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी जवाब लग रहे होंगे, लेकिन दोनों क्यों महत्वपूर्ण है ये मैं आपको अपनी रिपोर्ट से दिखाता हूं। पवार परिवार ही नहीं दोस्तों, बल्कि एनसीपी के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी इसकी बात कह चुके हैं। ऐसे में हो सकता है कि शरद पवार को लग रहा हो कि अगर भतीजा भाजपा के खेमे में चला गया तो हम सब बच जाएंगे। उनको तो यही लग रहा होगा, भेज दिया उन्होंने कि जा भाई तू काम हम लोगों का भी बचा के रखना ताकि जेल ना जानी पड़े और कार्रवाई ना हो सके। ये संभव है दोस्तों, और यही बात ओपोजिशन के लोग और जो लेफ्ट लिबरल मीडिया के लोग हैं यही उठा रहे हैं। इसमें कहीं कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, ये शरद पवार भी सोच रहे होंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, जो भी विपक्षी खेमा, जो भी लेफ्ट लिबरल मीडिया ये कह रहा है वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्योंकि अगर किसी पर आरोप लग रहा है और अगर वो भारतीय जनता पार्टी का नेता, विधायक या कितने भी बड़े पद पर हो तो उसकी भी जांच तो हो ही रही है, कार्रवाई भी होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो कर्नाटक में भाजपा की सरकार अपने ही विधायक के खिलाफ कार्रवाई क्यों करती? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। और इतना ही नहीं, बहुत सारे नेता और बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जिनके खिलाफ ईडी की जांच चल रही है और अगर वो दोषी हुए तो बच नहीं पाएंगे। इसलिए इसमें कन्फ्यूज़न मत रहिएगा। हो सकता है कोई आपको पीएम मोदी का दिखाए और बोले कि उन्हीं को अपने यहाँ रख लिया, अगर वो दोषी होंगे तो वो भी नहीं बचेंगे। अब दूसरे पॉइंट पर आइए, बागी तेवर अपनाने वाले अजीत पवार की क्रेडिबिलिटी को खत्म करना। ये संभव है दोस्तों। शरद पवार जिस तरह की राजनीति करते हैं उसमें ऐसा संभव है कि वो अजीत पवार की जो सियासी मुसीबत है ना उसको हमेशा के लिए खत्म कर दें, क्योंकि अजीत पवार रह रहकर शरद पवार के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। इसलिए एक बार खुद शरद पवार देवेंद्र फडणवीस से बात करके अजीत पवार को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनवा देते हैं। भूल तो नहीं गए ना किस समय बनवाया था? रात के अंधेरे में सारी चीज़ें हुई थी और इसमें खुद शरद पवार का हाथ था। और उसके बाद उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं, उनको मजबूर करते हैं, बेइज्जत करके इस्तीफा दिलवाते हैं। और सोचिए जब इस्तीफा देकर वापस आते हैं तो फिर उन्हें अपनी ही सरकार में उप मुख्यमंत्री भी बना देते हैं। ऐसा होता है क्या? लेकिन अब हो सकता है कि उन्हीं अजीत पवार को खुद बढ़ावा देकर उप मुख्यमंत्री बनवाया हो और अब उनको सबक सिखाना चाहते हैं कि ठीक है 8 लोगों को ले गए, अब कहाँ से आएगा? और एक बात याद रखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है दोस्तों, और शरद पवार तो इसके सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। और इसीलिए संजय राउत के इस बयान को सुनना बहुत ज़रूरी है। सुन लीजिए। शरद पवारांना ओळखायला 100 जन्म घ्यावे लागतील। और इसीलिए अब मैं आपको एक बड़ा सटीक उदाहरण देता हूँ।
कि इनका भतीजा अजीत पवार छोड़कर गया है, धोखा उसने दिया है, उसको कुछ नहीं कहा। शरद पवार मोदी जी पर हमला करते हैं, उन्हें कोसते हैं, आप देख लीजिए। लेकिन शरद पवार उन्हीं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ नागालैंड में अपना समर्थन देने के लिए तैयार हो जाती है। शरद पवार तैयार हो जाते हैं, सरकार में शामिल हो जाते हैं। तो ये है असली डबल स्टैंडर्ड दोस्तों। इसलिए कुछ दिनों का इंतजार कीजिए, ये पता चल जाएगा कि शरद पवार कहीं दो नावों की सवारी तो नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, शरद पवार की कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। जो दिखाया जा रहा है वैसा है नहीं, जो बयान दिया जा रहा है वैसा भी कुछ नहीं है। यानी आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये लगे कि इसका कंक्लूज़न क्या है। तो कंक्लूज़न यही है दोस्तों कि जो कुछ भी दिख रहा है वो फाइनल नहीं है, उसके पीछे की कहानी कुछ और है। जैसे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार जब पहली बार शपथ लेकर आए थे तो लग कुछ और रहा था, 2-3 साल के बाद कहानी कुछ और निकली। वैसे ही इस कहानी में भी कई सारे पेच हैं। हो सकता है इसको पता लगने में काफ़ी दिन लग जाए, लेकिन 2-4 दिनों में बहुत सारी तस्वीर सामने आ जाएगी। इसलिए इंतज़ार कीजिए, मैं भी आपके साथ इंतज़ार करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।